हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां होली से एक दिन पहले पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर बताएंगे दोस्तों अभी की, जो कि होली में बहुत बड़ा आतंक फैलाया जा सकता था। जी हां दोस्तों, बताएंगे कैसे नाकाम किया गया इसको दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां लोकतंत्र को खत्म बताने पर भारतीय पत्रकार ने राहुल गांधी को लंदन में दिलाई दादी इंदिरा गांधी की याद, राहुल की कर दी बोलती बंद। और साथ ही साथ बताएंगे जहां 1-2 साल में भारत का हिस्सा बन सकता है पीओके। बताएंगे दोस्तों किसने ये बड़ी बात कही है, तो हर तरह की जानकारी आज आपको बताने वाले हैं दोस्तों, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारतीय सेनाओं में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को होली के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। बात करते हैं दोस्तों पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां होली से पहले पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम। 2 आतंकियों से मिली AK-47 मैगजीन, 15 AK-47 राउंड के हथियार। जी हां दोस्तों, होली के त्योहार से पहले पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम हुई। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में लश्कर तैयबा के आतंकवादियों के 2 संदिग्ध सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से कुछ गोला बारूद भी बरामद किए गए। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि उत्तरी कश्मीर में बारामूला जिले के मोच खुंद कुंजेर गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि 2 संदिग्ध व्यक्तियों खुर्शीद अहमद खान और रियाज अहमद खान को पकड़ लिया गया है, जो जांडपाल कुंजेर के रहने वाले हैं। प्रवक्ता ने बताया कि उन दोनों के पास से 2 AK-47 मैगजीन, साथ ही AK-47 की 15 गोलियां, लश्कर तैयबा के 20 रिक्त पोस्टर एवं अन्य अभियोजन योग्य सामग्री मिली है। रजिस्ट्रेंट फ्रंट या TRF लश्कर तैयबा की एक शाखा है। प्रवक्ता के अनुसार प्राथमिक पूछताछ के दौरान इन दोनों संदिग्धों ने बताया था कि वे लश्कर तैयबा के आतंकवादियों के सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि दोनों ने कुंजेर और आसपास के क्षेत्रों में आतंकवादी हरकतें करने में इन हथियारों का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। उन्होंने बताया कि गैर कानूनी गतिविधि यानी रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। बहरहाल दोस्तों, बहुत बड़े किसी अनहोनी को हमारे भारतीय जवानों ने नष्ट किया है दोस्तों, और इनके मंसूबों को नाकाम किया। ऐसे में अपने भारतीय सेनाओं को थैंक यू के साथ साथ हैप्पी होली जरूर कह दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। बात करते हैं एक और खबर की, जहां जब ईद मना सकते हैं तो होली क्यों नहीं। जी हां, पाकिस्तान में पंजाब के बाद कराची यूनिवर्सिटी में रंग खेल रहे हिंदू छात्रों पर हुआ हमला। बता दें ये पाकिस्तान से हमले की दूसरी सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, होली खेलते हुए छात्रों को लेकर, जहां पाकिस्तान में होली खेलने के लिए भी हिंदू छात्रों को हिंसा और खौफ से गुजरना पड़ रहा है। सोमवार को पाकिस्तान की पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद मंगलवार को सिंध में हिंदू छात्रों पर हमले का एक और मामला सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि कराची यूनिवर्सिटी में इस्लामवादी छात्रों ने होली खेलने के लिए हिंदू छात्र छात्राओं को निशाना बनाया। पाकिस्तान अनटोल्ड नाम के ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक हिंदू छात्रा पूरे मामले की जानकारी देते हुए नजर आ रही है। ये बताती है कि ये हमला जमियत वालों यानी इस्लामी जमियत तुलबा ने किया है। छात्रा कहती है कि मैं हिंदू समुदाय से हूँ, मैं सिंधी हूँ, हम आराम से होली मना रहे थे, जमियत वाले आ गए और परेशान करने लगे। हमारे साथ लड़कियां होली खेल रही थी, उन्होंने उन्हें मारा पीटा। मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान में हर मजहब अपने त्योहार आराम से मना लेता है, जैसे ईद वगैरह, तो हम होली क्यों नहीं मना सकते। पाकिस्तानी पत्रकार विनगास ने ट्वीट करके बताया कि सिंधी हिंदुओं पर हमला करने वाले जमियत छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय कराची और पंजाब यूनिवर्सिटी दोनों हिंसक घटना से इनकार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने लिखा कि वीडियो सामने है जिसमें एक सिंधी हिंदू लड़की बता रही है कि कराची यूनिवर्सिटी में क्या हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी के एक दूसरे वीडियो में छात्रों की पिटाई समेत पंजाब यूनिवर्सिटी का एक छात्र घटना के बारे में बताता है। बहरहाल दोस्तों, जब ये लोग FIR लिखवाने भी गए पुलिस थाने, तो उन्होंने पुलिस वालों ने क्लियर मना कर दिया कि कोई FIR नहीं लिखी जाएगी। बहरहाल ये है पाकिस्तान का हाल दोस्तों, और पाकिस्तान भारत जैसे सुनहरे देश को कोसने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, भारत को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन हर स्तर पर पाकिस्तान खुद गिरा हुआ है, जिसका प्रूफ खुद पाकिस्तान बन चुका है दोस्तों।
दोस्तों, वो भी पूरी दुनिया में। बहरहाल अब ऐसे में पाकिस्तान पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए दोस्तों? पाकिस्तान की सरकार पर जो इस प्रकार से अल्पसंख्यकों पर हमले को खुली आंख से देख रही है और उसके बावजूद भी अपने आप को अंधा बता रही है। बहरहाल दोस्तों, बात करते हैं एक और खबर की, लेकिन वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करिएगा ताकि हर कोई अपना रिएक्शन दे सके। बात करते हैं दोस्तों एक और खबर की। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन अचानक पहुंचे बगदाद। बता दें, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के अगुवाई में हुए हमले की 20वीं बरसी से महज कुछ दिन पहले बिना किसी घोषणा के इराक की राजधानी बगदाद पहुंचे। इसी हमले के तहत सद्दाम हुसैन को इराक की सत्ता से बेदखल किया गया था। बगदाद पहुंचने पर ऑस्टिन की इराक में अमेरिकी कमांडर मेजर जनरल मैथ्यू मैकफारलैन ने स्वागत किया। संभावना है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री इराक की इस यात्रा के दौरान शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इराक में सैकड़ों अमेरिकी सैनिक हैं जो आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ग्रुप के खिलाफ लड़ाई में मदद कर रहे हैं। वर्ष 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में हुए हमले के बाद इराक अमेरिका और ईरान के बीच टकराव का बिंदु रहा है। ईरान ने पिछले 20 सालों में इराक में अपना प्रभाव काफी बढ़ा लिया है। वर्ष 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में जो हमला किया गया था उसी के फलस्वरूप तानाशाह सद्दाम को सत्ता से बेदखल किया गया। वर्ष 2017 में हार जाने के बाद भी इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी इराक एवं पड़ोसी देश सीरिया में हमले कर रहे हैं। चलते हैं दोस्तों एक और खबर की ओर, जहां लोकतंत्र खत्म बताने पर भारतीय पत्रकार ने राहुल गांधी को लंदन में दिलाई दादी इंदिरा की याद। कर दी राहुल गांधी की बोलती बंद। बता दें, कैम्ब्रिज में अपने भाषण को लेकर सवालों में घिरे राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ भारत में उनकी लगातार आलोचना हो रही है तो वहीं अब विदेश में भी उनसे इस बाबत सवाल पूछे जाने लगे हैं। ऐसा ही एक वाकया लंदन में आयोजित इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुआ। इस दौरान एक व्यक्ति ने राहुल गांधी से उनकी दादी से जुड़ा एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसे सुनकर वो लाजवाब हो गए। बाद में जब आयोजक ने सवाल के बारे में पूछा तो राहुल गांधी ने खुद ही कह दिया था कि उनका कोई सवाल ही नहीं है। बहरहाल दोस्तों, आपको पूरी जानकारी बता दें, जहां राहुल गांधी लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति ने राहुल गांधी से सवाल पूछने के लिए उठा और उसने बताया कि वो इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को काफी करीबी से जानता था। फिर उसने कहा कि इंदिरा गांधी मोरारजी देसाई सरकार में जेल की सजा काटने के बाद लंदन पहुंची थी। उस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक पत्रकार ने इंदिरा गांधी से पूछा कि भारत में जेल में रहने के दौरान आपका अनुभव कैसा रहा। इसके जवाब में इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं विदेशी धरती पर भारत के बारे में कोई भी खराब बात नहीं करना चाहूंगी। इसके बाद उस शख्स ने जो कहा उसने राहुल गांधी की बोलती ही बंद कर दी। सवाल पूछने वाले ने कहा कि एक ऐसे वक्त में जबकि कैम्ब्रिज में दिए भाषण को लेकर आपकी भारतीय मीडिया में लगातार आलोचनाएं हो रही हैं, क्या आप अपनी दादी से कुछ सबक सीखेंगे? तो वो कहते हैं कि मैं आपकी दादी के साथ साथ आपका भी शुभ चिंतक हूं और एक दिन आपको प्रधानमंत्री बनते देखना चाहता हूं। और इस दौरान कार्यक्रम के संचालक ने उस शख्स से पूछा कि आपका सवाल क्या है। इस पर राहुल गांधी खुद ही बोल पड़े कि यहाँ इनका कोई सवाल ही नहीं है। बहरहाल दोस्तों, राहुल गांधी का जवाब यही दिखाता है कि राहुल गांधी को समझ में आ गया था कि उनकी दादी ने क्या किया और उन्होंने क्या किया और क्या राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए था। बहरहाल दोस्तों, उनके इस जवाब ने बता दिया है कि राहुल गांधी की बोलती बंद कर दी गई इस पत्रकार के द्वारा। बहरहाल राहुल गांधी द्वारा जिस प्रकार से विदेशी धरती पर भारत के अंदर की चीजों को लेकर गलत टिप्पणी करना, इस पर आपकी क्या निजी राय होने वाली दोस्तों बताइएगा जरूर। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां रेड लाइन पार ना करे अमेरिका वरना संभाल नहीं पाएगा। जी हां, चीन ने ताइवान पर दे डाली बड़ी धमकी। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच संबंध सामान नहीं हो रहे। मंगलवार को चीनी विदेश मंत्री क्वीन गैंग अमेरिका पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चीन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मिलिट्री ब्लॉक्स बनाकर चीन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, चीनी विदेश मंत्री ने ताइवान में रेड लाइन क्रॉस करने को लेकर अमेरिका को चेतावनी भी दी है। उन्होंने बिना अमेरिका का नाम लिए अज्ञात शक्ति को यूक्रेन में युद्ध भड़काकर क्षेत्रीय ताकत हासिल करने का भी आरोप लगाया। पिछले साल चीन के विदेश मंत्री का पद संभालने वाले क्वीन चीन की सालाना संसदीय बैठक से इतर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर क्वीन गैंग ने मॉस्को का बचाव भी किया। उन्होंने कहा कि चीन रशिया की दोस्ती दुनिया के किसी अन्य देश के लिए खतरा नहीं है और ये किसी तीसरी ताकत के से प्रभावित भी नहीं होगा। क्वीन ने कहा कि दुनिया जितनी ज्यादा अस्थिर और अशांत होगी, चीन और रशिया के रिश्ते उतने ही मजबूत होंगे। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका दावा करता है कि उसकी इंडो पैसिफिक रणनीति क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए अहम है। हालांकि सच ये है कि ये नाटो का
का एशिया पैसिफिक वर्जन है और यहाँ पर तनाव बढ़ाने वाला है। बता दें कि चीन अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति और अमेरिका, भारत, जापान व ऑस्ट्रेलिया के क्वाड समूह की आलोचना करता रहा है। उन्होंने अगर वॉशिंगटन ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो इससे संघर्ष पैदा होगा। क्वीन ने कहा कि अगर अमेरिका बिना ब्रेक लगाए गलत रास्ते पर बढ़ता रहा तो डीरेल होना तय है। गौरतलब है कि चीन और अमेरिका के संबंध विभिन्न मुद्दों को लेकर उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर 1-2 साल में भारत का हिस्सा बन सकता है पीओके। जी हां, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ने रोहतक में किया सबसे बड़ा दावा। बता दें, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता ने रोहतक में पीओके का मुद्दा उठाया, साथ ही विपक्षी दल के नेताओं पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आने वाले 1 साल, 2 साल या 5 साल में एक पल ऐसा आ सकता है जब पीओके भारत का हिस्सा बन सकता है। जी हां, बता दें कि रोहतक में व्यापारियों द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल होने पहुंची मंत्री कमल गुप्ता ने पीओके का मुद्दा उठाकर लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति में एक नई बहस की शुरुआत कर दी और उन्होंने यहां तक कह दिया कि उन्हें भारत में मिलाने के लिए आज पीओके में आवाजें उठने लगी हैं और मुजफ्फराबाद में आंदोलन शुरू हो गए हैं। 1 साल, 2 साल या 5 साल में एक पल ऐसा आ सकता है जिससे पीओके भारत का हिस्सा बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना भी बेहद सही है क्योंकि ये लगातार खबरें आ रही हैं दोस्तों कि पीओके में आवाजें उठने लगी है कि हमें भारत के साथ जोड़ दो, पाकिस्तान में नहीं रहना, हम भारत के नागरिक हैं और भारत में ही रहना चाहते हैं, आर पार जोड़ दो, ऐसा कहना है दोस्तों पीओके के लोगों का। और ऐसे में मंत्री कमल गुप्ता द्वारा इस बयान ये दर्शाता है कि भारत भी इस पर संज्ञान ले रहा है। बहरहाल पीओके को मिलाने को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की हमारी जनता। साथ ही साथ बात करते हैं एक और खबर की, जहां ढाका की एक बहुमंजिला इमारत में ब्लास्ट हादसे में 16 की मौत, 120 से ज्यादा घायल। जी हां, बांग्लादेश के ढाका के गुलिस्तान इलाके में मंगलवार शाम एक इमारत में हुए विस्फोट में 16 लोगों की मौतें हो गई और 120 से अधिक घायल हो गए। फायर ब्रिगेड सर्विस से जुड़े अधिकारी रशीद बिन खालिद ने बताया कि बचाव अभियान चलाने के लिए घटना स्थल पर फायर सर्विस की 11 यूनिट काम कर रही है। धमाके से गुलिस्तान बीआरटीसी बस काउंटर के दक्षिण की ओर एक 5 मंजिला इमारत, ग्राउंड फ्लोर पर एक सैनिटरी की दुकान, बैंक का कार्यालय प्रभावित हुआ है, लेकिन कोई भी इमारत गिरी नहीं है दोस्तों। बहरहाल 16 की मौत और 120 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बात करें एक और खबर की, जहां दे दो कर्ज, IMF के आगे गिड़गिड़ा रहा पाकिस्तान। श्रीलंका के बाद अब इस देश का भी डूबना है निश्चित। जी हां, पाकिस्तान की अब उम्मीद केवल IMF पर टिकी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सख्ती के बाद पाकिस्तान के अपने भी मदद देने से कतरा रहे हैं। चीन, UAE समेत कई देश अब पाकिस्तान को IMF की बातें मानने की सलाह दे रहे हैं। इस बीच अब पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वहीं अगर IMF से फंड मिल जाता है तो वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित होने वाला है। पिछले साल श्रीलंका ने खुद को आर्थिक तौर पर दिवालिया घोषित किया था। अब पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी श्रीलंका से बदतर हो चुकी है। श्रीलंका के दिवालिया होने के पीछे सरकार की नीतियां जिम्मेदार थी। पाकिस्तान की नीतियां दुनिया में किसी से छिपी नहीं है और इन दोनों देशों के राजनेताओं ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए, जिससे देश की आर्थिक सेहत इतनी बिगड़ गई। दरअसल मौजूदा समय में पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है, लोगों की आमदनी घट रही है। अगर IMF से $1 बिलियन की मदद भी मिल जाती है तो भी दोस्तों उससे कितने दिन तक खतरा टल जाएगा ये आप सभी जानते ही होंगे। पाकिस्तान कर्ज की जाल में फंस चुका है, अब उससे बाहर निकलना आसान नहीं है। लोन को चुकाने के लिए लोन लिया जा रहा है। कुछ इसी तरह साल भर पहले श्रीलंका में चल रहा था, लेकिन श्रीलंका के सर पर भारत का हाथ था दोस्तों, और हाथ है भी, जिस वजह से श्रीलंका आज खड़ा हो उठा है। लेकिन पाकिस्तान के सिर पर अब किसी का हाथ नहीं है, क्योंकि जिनका हाथ था उनसे भारी मात्रा में पाकिस्तान कर्ज ले चुका है और अब सब ने अपना हाथ उसके सर से खींच लिया है। बहरहाल पाकिस्तान भारत से तो दुश्मनी कर ही रखी है दोस्तों, अब पाकिस्तान को कोई बचा ले ये संभव होता दिखाई नहीं दे रहा। इस पर आपकी क्या निजी राय होगी बताइएगा जरूर। लेकिन आपसे सवाल है दोस्तों कि पाकिस्तान जो आज गर्त में गया है उसके पीछे का गुनहगार कौन है और सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? देखते हैं क्या कहती है, क्या जवाब देती है हमारी भारत की जनता। चलते हैं एक और खबर की, जहां 5000 लोगों की मौत की जिम्मेदारी लेता हूं। जी हां, नेपाली PM ने कबूली थी ये बात, अब सुप्रीम कोर्ट में इनकी होगी पेशी। जी हां, नेपाल की सरकार बने अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए कि प्रधानमंत्री के सामने मुसीबत के बादल छाए हुए हैं। जहां एक और प्रचंड के सामने सरकार बचाने की चुनौती बरकरार है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री पुष्प कमल
चहल प्रचंड के खिलाफ सामूहिक नरसंहार का मुकदमा दर्ज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद माओवादी पीड़ित पक्ष की तरफ से कुछ वकीलों ने पीएम के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। प्रचंड के खिलाफ मुकदमा दायर करने के बाद ही कोर्ट ने 9 मार्च के लिए पेशी की तारीख भी तय कर दी है। नेपाल के पीएम प्रचंड के खिलाफ 2 अलग अलग रिपोर्ट की रिट दायर की गई है। दोनों की सुनवाई एक साथ होने की जानकारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च को सुबह 10 बजे सुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री प्रचंड को कोर्ट में हाजिर होने के लिए वारंट भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर 2 अलग अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। गुरुवार को रिट पर सुनवाई करने की तारीख तय की गई है। याचिकाकर्ता कल्याण बूढ़ा थोकी ने कहा कि प्रचंड ने खुद ही 5000 लोगों की हत्या की जिम्मेदारी सार्वजनिक रूप से स्वीकार की थी, इसीलिए उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि जन युद्ध के नाम पर प्रचंड के आदेश पर ही कई सामूहिक नरसंहार को अंजाम दिया गया था। बात करें दोस्तों एक और खबर की, जहां जिनपिंग ने कहा चीन की तरक्की रोक रहा अमेरिका अब रशिया का खुलकर साथ देगा क्या बीजिंग। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है यूक्रेन युद्ध के पीछे एक अदृश्य शक्ति है। बता दें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आरोप लगाया है कि चीन की प्रगति को बाधित करने के लिए अमेरिका पश्चिमी देशों का नेतृत्व कर रहा है, जिससे चीन के विकास की राह में अभूतपूर्व चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक खबर के मुताबिक जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने चीन को चौतरफा घेरने का प्रयास किया है, जिसने देश के विकास की राह में गंभीर चुनौतियां पेश की हैं। गौरतलब है कि अमेरिका ने हुआई जैसे दिग्गज चीनी प्रौद्योगिकी कंपनियों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। यूरोपीय संघ के अलावा अमेरिका ने अधिकारियों को चीनी सोशल मीडिया एप्लीकेशन टिकटॉक को अपने फोन से हटाने को कहा है, ताकि उनके फोन के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सोमवार को वार्षिक संसद सत्र से इतर एक परिचर्चा के दौरान चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि देश के विकास के मद्देनजर बाहरी माहौल तेजी से बदल गया है और अनिश्चितता अप्रत्याशित कारकों में बड़ी वृद्धि हुई है। बात करते हैं और खबर की, जहां अमेरिका और यूरोप के पास परमाणु पनडुब्बियां तैनात कर रहा रशिया कीव के बाद अब वॉशिंगटन पर क्या पुतिन की है नजरें। बता दें रशिया और यूक्रेन के युद्ध को 1 साल से अधिक समय हो चुका है। भले अमेरिका इस जंग में सीधे तौर पर शामिल ना हो, लेकिन वो रूसी गतिविधियों की कड़ी निगरानी कर रहा है। अमेरिकी कमांडर और मिलिट्री ऑब्जर्वर्स हजारों मील दूर रशिया के पनडुब्बी बेड़े की गतिविधियों को लेकर आगाह कर रहे हैं। पिछले साल फरवरी में यूक्रेन पर हमला बोलने के बाद से रशिया काला सागर में अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है। कुछ अधिकारियों की माने तो रूस अमेरिकी तटों और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भी अपनी पनडुब्बियों की मौजूदगी को बढ़ा रहा है। रूस की नौसेना के पास दुनिया में सबसे विविध पनडुब्बी बेड़े में से एक की कमान है। कुछ परमाणु हथियारों के साथ बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने में भी सक्षम है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर, जहां अजनाला हिंसा के बाद एक्शन में आई पंजाब पुलिस। रद्द होंगे कट्टरपंथी अमृतपाल के समर्थकों का लाइसेंस। बता दें अजनाला कांड के बाद पंजाब पुलिस एक्शन में उतर आई है। वारिस पंजाब के जत्थेदार अमृतपाल सिंह के 9 साथियों के लाइसेंस रद्द करने की तैयारियां कर ली गई हैं। पुलिस ये कार्रवाई 20 मार्च 2023 के बाद कर सकती है। असल में पंजाब सरकार अमृतसर में होने वाली G20 बैठक तक किसी भी तरह की कोई सख्त कार्रवाई नहीं करना चाहती। 15 मार्च से लेकर 17 मार्च तक शिक्षा विषय पर और 19 और 20 मार्च को लेबर विषय पर G20 की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक अमृतपाल सिंह के 9 समर्थकों में अमृतसर का हरजीत सिंह, बलजिंदर सिंह, तरन तारण का वरिंदर सिंह और अमृतपाल सिंह कोटकपुरा का राम सिंह बराड़ और इसी प्रकार के बहुत सारे नाम है। दोस्तों इनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। अमृतपाल सिंह के एक अन्य समर्थक तलविंदर सिंह निवासी तरन तारण का लाइसेंस जम्मू कश्मीर से बना हुआ है। बात करें दोस्तों एक और खबर की, जहां जम्मू कश्मीर से ही खबर आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर में क्या जल्द होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। जी हां, सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा हमारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने के संकेत मिल रहे हैं। CRPF के टॉप अधिकारी ने मंगलवार को कहा है कि सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव और अमरनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कश्मीर ऑपरेशंस के IG CRPF MA भाटिया ने PMJAY के तहत त्राल में यूनिट हॉस्पिटल के उद्घाटन के दौरान ये बात कही। भाटिया ने कहा कि चुनाव या अमरनाथ यात्रा जैसे कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि यहाँ कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे चुनाव हो या फिर यात्रा, हम तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था व सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम
इंतजाम किए जाएंगे। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस गर्मी में विधानसभा चुनाव करवा सकता है। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद से ये पहला इलेक्शन होने वाला होगा। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं एक और खबर की, जहां राहुल गांधी ने मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड से की आरएसएस की तुलना, भारत चीन रिश्ते को बताया रशिया यूक्रेन युद्ध के जैसा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर हैं और लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने हैं। ऐसी एक खबर है दोस्तों जहां पर राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक यानी आरएसएस पर निशाना साधा और भारत चीन रिश्ते को लेकर भी अपनी बात रखी। इसके साथ ही राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर भी प्रहार किया और कहा कि सत्तारूढ़ दल नफरत और हिंसा की विचारधारा का अनुसरण कर रहा है। थिंक टैंक चैथम हाउस में अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं संघ मुस्लिम ब्रदरहुड की तर्ज पर बना है और एक कट्टरपंथी व फांसीवादी संगठन है जिसने भारत की लगभग सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। आरएसएस की वजह से भारत में डेमोक्रेटिक कंपटीशन का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। राहुल गांधी ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रेस, न्यायपालिका, संसद और चुनाव आयोग सभी खतरे में है और किसी न किसी तरह से नियंत्रित हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में भारत चीन सीमा पर जो चीनी सैनिक तैनात है उनका विचार वही है जो इस वक्त यूक्रेन में हो रहा है। राहुल ने कहा कि मैंने विदेश मंत्री जयशंकर से भी इस बारे में बात की लेकिन वो मेरे विचार से असहमत दिखाई दिए। वो सोचते हैं कि ये एक हास्यास्पद विचार है। राहुल गांधी ने कहा कि रशिया को यूक्रेन के यूरोप और अमेरिका के साथ संबंध से नाराजगी है। रशिया ने कहा था कि इन संबंधों को रोक नहीं लगाई गई तो क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देंगे। आज भारत की सीमाओं पर भी यही हो रहा है क्योंकि चीन नहीं चाहता कि अमेरिका से भारत का संबंध अच्छा हो। चीन लगातार भारत को धमकी दे रहा है कि अगर अमेरिका से संबंध जारी रखा तो हम कार्रवाई करेंगे। इसी वजह से चीन ने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में सीमा पर अपनी सेना तैनात कर रखी है। आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। दोस्तों कह दिया कि आरएसएस शिविरों में एक बार जाइए, वहां काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जी हाँ, दूरदर्शन के साथ साक्षात्कार के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गांधी पर विदेशी जमीन पर भारत को बदनाम करने का भी आरोप लगाया। लंदन में एक कार्यक्रम में जिस प्रकार से राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर बयान दिया, दोस्तों अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्हें संघ को समझने के लिए उसके शिविरों में जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं तो कहूंगा कि राहुल गांधी को आरएसएस के शिविरों में जाना चाहिए, वो काफी कुछ सीखेंगे। भाजपा नेता ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आरएसएस से हैं, उनका समर्पण देखिए। 2001 से उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। जांच एजेंसियों का विपक्षी नेताओं के विरुद्ध दुरुपयोग किए जाने के विपक्ष के आरोप पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोगों ने हमें वोट इसीलिए दिया है ताकि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन दें। यदि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया ही नहीं है तो वे डरे हुए क्यों हैं? राहुल गांधी की टिप्पणी पर ठाकुर ने वो जवाब देते हुए कहा कि वो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। 3 राज्यों में चुनाव हुए, कांग्रेस कहां थी? सच्चाई ये है कि कांग्रेस खतरे में है। मंत्री नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का हवाला दे रहे थे। बहरहाल दोस्तों, अनुराग ठाकुर के बाद रविशंकर प्रसाद ने भी जमकर राहुल गांधी को जवाब दिया है। दोस्तों बहरहाल आप क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी को उन जवाब को लेकर, भाषण को लेकर, बयानों को लेकर? बताइएगा जरूर। साथ ही साथ दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते फिर एक बार आप सभी को हैप्पी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।